बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है मकातिब गालिब और इस सबक का इंतखाब मजमूआ नज़्म व नसर बराए जमात 11वीं से किया गया है। मकतूब मकातिब की वाहिद है। मकतूब खत को कहा जाता है। खत लिखने वाले को कातिब और जिसकी तरफ खत लिखा जाए उसे मकतूब इलैह कहा जाता है। मिर्जा गालिब के ये खतूत दो अशखास को भेजे गए थे। आइए खतूत का जायजा लेते हैं। गालिब का पहला खत उनके अजीज दोस्त मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम है। आइए मुंशी हरगोपाल तफ्ता का मुख्तसर तारुफ जानते हैं। मुंशी हरगोपाल तफ्ता गालिब के अजीज शागिर्दों में से थे। उम्र में सिर्फ गालिब से 2 बरस कम थे। उनका सारा कलाम फारसी जबान में है जिसकी इस्लाह गालिब से ली जाती थी। गालिब ने ही आपका तखल्लुस भी तजवीज़ किया था। गालिब के खतूत सबसे ज्यादा आपके नाम ही हैं। आइए खत के चीदा चीदा नुकात का जायजा लेते हैं। गालिब के खतूत का जायजा लेने से पहले गालिब की जिंदगी के चंद पहलुओं को जानना जरूरी है। गालिब की अपनी तमाम 7 औलादें सिगर सनी में ही वफात पा गई। किसी को भी 15 माह से ज्यादा उम्र नसीब न हुई। गालिब की ज़ौजा मोहतरमा ने अपनी एक भांजे जिनका नाम ज़ैनुल आबिदीन था उनको बतौर औलाद गोद ले लिया, लेकिन बदकिस्मती से वो भी आयन आलमे जवानी में वफात पा गए और उनके 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी गालिब के कंधों पर आ पड़ी। इन्हीं 2 पोतों का तज़किरा गालिब ने इस खत में किया है। गालिब मुंशी हरगोपाल तफ्ता को लिखते हैं और अपने मरहूम मुतबन्ना यानी कि लेपालक बेटे का तज़किरा करते हुए ये बताते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे उनको बहुत दिक करते हैं यानी तंग करते हैं। कभी अपने नन्हे पाँव के साथ उनके बिस्तर पर चढ़ जाते हैं, दोपहर को सोने नहीं देते। और उन्होंने ये कहा कि अगर मैं अपने इन ज़ाहिरी आलमे वजूद के पोतों से तंग नहीं आता तो तुम्हारी शायरी जो कि मेरे मानवी पोते हैं उनसे मैं किस तरीके से घबरा सकता हूँ। इसलिए जल्द अज जल्द अपनी शायरी को इस्लाह के लिए रवाना किया जाए ताकि वो मुंशी हरगोपाल तफ्ता का नया कलाम पढ़ सकें। और इसके साथ ही मिर्जा गालिब मुंशी हरगोपाल तफ्ता की औलाद के लिए दुआ करते हैं और ये कहते हैं कि अगर उनका मिलने का इरादा है तो रवानगी की तारीख बताएं और जल्द अज जल्द उनको जवाब दें और उनके मानवी पोते यानी कि अपनी शायरी को उनकी तरफ भेज दें। मिर्जा गालिब का दूसरा खत यूसुफ मिर्जा के नाम है और ये एक ताज़ियती खत है जो कि उनके वालिद मिर्जा नसीर और उनके बेटे की वफात पर तहरीर किया गया। यूसुफ मिर्जा मिर्जा नसीर के साहबजादे थे और लखनऊ में रहते थे। यूसुफ मिर्जा के मामू गालिब के करीबी दोस्त थे और इस पूरे खानदान के साथ गालिब के करीबी मरासिम थे। यूसुफ मिर्जा और उनके मामूजाद भाइयों को गालिब बेहद अजीज रखते थे। यूसुफ मिर्जा के नाम अपने इस मकतूब में मिर्जा गालिब यूसुफ मिर्जा को मुखातिब होकर कहते हैं कि लोग हमेशा अजीज़ो अकारब की वफात पर सब्र की तलकीन करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक पुराना तरीक़ाकार है। एक इंसान जिसकी को इतना बड़ा सदमा हो वो किस तरीके से सब्र कर सकता है। अगर मुझसे आज कोई पूछे कि बेसरो पा यानी बगैर सर और पाँव के कौन है तो मैं कहूँगा यूसुफ मिर्जा, क्योंकि उनके वालिद और उनके बेटे का यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया है। इसके बाद आप उनके वालिद की वफात का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि वो 14 बरस तक अंग्रेजों की कैद में मुक़य्यद रहे और एक ही बार में दोनों कैदों से आज़ाद हो गए। ना वो फिरंगियों की कैद में रहे और ना ही जिंदगी की कैद में। इसके बाद वो उनकी दादी का और उनकी पेंशन का तज़किरा करते हैं कि उनकी दादी ने ये बताया कि उनके पेंशन का इजरा हो चुका था, लेकिन मिर्जा गालिब हैरत ज़दा हैं कि एक बागी को क्यों कर पेंशन मिलेगी। गुलाम मुस्तफ़ा शिफ्ता के मुर्तद होने की अफवाह के बारे में मिर्जा गालिब का कहना है कि वो एक अली के गुलाम हैं और कभी भी मुर्तद नहीं होंगे। हाँ, वो जरा ज़रीफ भी हैं। ये हो सकता है कि
انگریزوں کو دکھانے کی خاطر انہوں نے یہ چولا پہنا ہو، لیکن دل سے وہ ہمیشہ مسلمان ہی رہیں گے۔ چند خاندان کے خطوط کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی جائیداد جو بے حساب تھی اس کو مل جانے کی دعا کرتے ہوئے غالب اس خط کا اختتام کرتے ہیں۔ غالب کو کثیر القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ نجم الدولہ، دبیر الملک، مرزا نوشا، اسد اللہ خان غالب اردو زبان کے سب سے بڑے شعراء میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ 19ویں صدی غالب کی صدی ہے، جبکہ 18ویں میر تقی میر کی تھی اور 20ویں صدی علامہ اقبال کی۔ غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی میں ہی نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بڑی ہی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ غالب نے جس پرآشوب دور میں آنکھ کھولی، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کر دی۔ غالب کے خطوط کی خصوصیات: مکفہ اور مسجع نثر کی بجائے آسان نثر کی ابتدا کی، مراسلہ یعنی کہ خط کو مکالمہ بنا دیا، یعنی یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ جس سے بذریعہ خط بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہے۔ آپ براہ راست خطاب کرتے تھے، طویل آداب و القاب سے گریز کرتے تھے اور اپنے زمانے کی تاریخ کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔